डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन विपिन क्लासेस बी एग्जाम। हम के सिंह आपके लिए जो है क्लास 12 रसायन विज्ञान कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारा चैप्टर है, आज का जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी आप इसके लिए आप कहें बात कम होगी, क्योंकि यहाँ से प्रतिवर्ष आपके लिए यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में आपको प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। ठीक, तो जो आज का हमारा का टॉपिक है संयोजी बंध सिद्धांत, या इसी को हम बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीबीटी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन लिनियस पॉलिंग ने किया था 1930 में। इस सिद्धांत का प्रतिपादन, या हम ये कह सकते हैं दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय लिनियस पॉलिंग इन 1930। ठीक, इस सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उन बिंदुओं को ध्यान में रख के जो उन्होंने लिनियस पॉलिंग ने बताया है, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बॉन्ड से रिलेटेड जितनी बातें बताई हैं, उन बातों को हम बिंदुवार समझेंगे। फिर उसके बाद इससे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं कि इसकी बिंदुवार बातें क्या क्या हैं। संयोजी बंध सिद्धांत, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीबीटी थ्योरी, तो उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक, केंद्रीय धातु परमाणु अपने समन्वय संख्या के बराबर रिक्त संकरित कक्षक उपलब्ध कराता है, जिसमें लिगेंड एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या आप कह सकते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। हमारा जो पहला बिंदु है केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात सेंट्रल मेटल एटम अपनी समन्वय संख्या के बराबर, समन्वय संख्या का मतलब अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर रिक्त संकरित कक्षक वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल उपलब्ध कराएगा। किसके लिए? लिगेंड के लिए। और लिगेंड उसमें क्या देगा? अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर क्या बनाएगा? उपसहसंयोजी बंध बनाएगा। तो जो मेरा पहला पॉइंट है इस थ्योरी के संदर्भ में वो आपका ये है कि सर्वप्रथम आपको ये देखना है कि उपसहसंयोजी यौगिक में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका जो है समन्वय संख्या अर्थात उपसहसंयोजन संख्या, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, सबसे पहले आपको देखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा उतनी ही आप जो है सेंट्रल मेटल एटम के आप जो है वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल या रिक्त संकरित कक्षक उपलब्ध कराएगा। किसके लिए? लिगेंड के लिए। और लिगेंड उसमें क्या देगा? इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, और युग्म देकर उपसहसंयोजी बंध बनाएगा। इसलिए जो पहला पॉइंट है इस पे आप विशेष ध्यान देंगे, केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात सेंट्रल मेटल एटम अपने समन्वय संख्या अर्थात अपने सेंट्रल मेटल, यही जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, जितना भी हो, 4 हो, 6 हो, 5 हो, जितना भी होगी उतनी ही वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड को देगा, और लिगेंड उसमें अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर बंध बनाएगा। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि केंद्रीय धातु परमाणु संकरण के लिए जो सेंट्रल मेटल एटम है, जो आपके कंपाउंड का जो केंद्रीय धातु है, जो सेंट्रल मेटल एटम है, वो संकरण के लिए कौन कौन सी कक्षक का प्रयोग करेगा? तो सेंट्रल मेटल एटम जो कक्षक का प्रयोग करेगा N-1D, NS तथा NP कक्षक का प्रयोग कर सकता है, या फिर सेंट्रल मेटल एटम संकरण के लिए NS, NP तथा ND कक्षक का प्रयोग कर सकता है। दो कंडीशन होगी। जो सेंट्रल मेटल एटम होगा जो आप समन्वय संख्या के बराबर जो संकरित कक्षक उपलब्ध कराएगा, तो वो कक्षक कौन कौन सी हो सकती हैं? तो वो कक्षक या तो आपका N-1D हो जाए, या फिर NS हो जाए, या फिर NP हो जाए। यानी कि 3 कक्षक ये हो सकती हैं, या फिर 3 आपकी NS, NP और ND। इसको आप विशेष N-1D, NS तथा NP कक्षक का प्रयोग किया जा सकता है सेंट्रल मेटल एटम द्वारा। काहे के लिए? संकरण के लिए, या फिर केंद्रीय धातु परमाणु हाइब्रिडाइजेशन के लिए या संकरण के लिए NS, NP या ND कक्षक का प्रयोग करेगा। दो कंडीशन होगी, वो हम आपको बताएंगे। कैसे आप जानेंगे कि कौन जो है केंद्रीय धातु N-1D, NS, NP का प्रयोग करेगा, या फिर NS, NP और ND का करेगा, वो हम आपको आगे अभी क्लियर करते हैं। जो हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट यह है
कि विभिन्न संकरण के आधार पर, संकरण आपका देखना पड़ेगा कैसे केंद्रीय धातु कौन से संकरण या कौन सी संकरित कक्षक का प्रयोग कर रहा है। तो संकरण आपका जो है sp3d2 भी हो सकता है, संकरण आपका d2sp3 भी हो सकता है, संकरण आपका sp3 हो सकता है, संकरण आपका dsp2 हो सकता है। ठीक, तो इस आधार पर अलग अलग संकरण होगा और यौगिक की अलग अलग आकृति होगी या ज्यामिति होगी जिसको हम कहते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे तीसरे पॉइंट में इंक्लूड किया है कि विभिन्न संकरण के आधार पर यौगिक की ज्यामिति या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्री, यौगिक की जो ज्यामिति होगी वो क्या क्या हो सकती है, वर्गाकार समतलीय हो सकती है जिसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, चतुष्फलकीय हो सकती है जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, अष्टफलकीय हो सकती है जिसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये तब किसी भी यौगिक की जो ज्यामिति है ये डिसाइड होगी किससे, संकरण से, हाइब्रिडाइजेशन से। और हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सेंट्रल मेटल एटम। और जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो संकरण के लिए कौन कौन सी कक्षक का प्रयोग करेगा, या तो n-1d ले लेगा, ns ले लेगा, np ले लेगा। एक तो ये कंडीशन होगी, दूसरी जो कंडीशन होगी ns, np और nd की होगी। ये क्लियर होगा यौगिक को देखने के बाद। चौथा पॉइंट है केंद्रीय धातु का जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा जिसको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बंध बनाने में भाग नहीं लेगा। कहने का मतलब यौगिक में जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा या जिसको बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे। अब लास्ट पॉइंट जो चौथा यहाँ पांचवा पॉइंट है, केंद्रीय धातु परमाणु, वो आपका परमाणु के रूप में भी हो सकता है या फिर आयन के रूप में हो सकता है। जो सेंट्रल मेटल होगा आइदर एटम और आयन, ठीक, इसके पास अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी जो प्रकृति होगी, जो नेचर होगा, ये अनुचुंबकीय होगा जिसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। दूसरा, यदि केंद्रीय धातु आपका या तो एटम होगा या तो आयन होगा, इसके पास अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो जो इसकी प्रकृति होगी वो प्रतिचुंबकीय होगी। ये वाला पॉइंट मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं। यदि हमारा यौगिक है उसमें जो सेंट्रल मेटल है वो परमाणु के रूप में भी हो सकता है या फिर आयन के रूप में हो सकता है, तो हमको ये देखना है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है इसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यौगिक की जो प्रकृति होगी, जो नेचर होगा, वो प्रतिचुंबकीय होगा। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो यौगिक होगा, ठीक है ना, इसमें जो आपका एटम और आयन के रूप में होगा सेंट्रल मेटल एटम, उसका जो नेचर होगा वो आपका अनुचुंबकीय होगा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। एक बार फिर से हम आपको जो है पॉइंट वाइज फिर बताते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। केंद्रीय धातु परमाणु अपने समन्वय संख्या के बराबर रिक्त संकरित कक्षक उपलब्ध कराता है जिसमें लिगेंड एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसा संयोजी बंध बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि जो हमारे पास कंपाउंड है, कंपाउंड का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतनी ही संकरित कक्षक, हाइब्रिड ऑर्बिटल, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन उपलब्ध कराएगा, सेंट्रल मेटल एटम, और उसी में लिगेंड क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे। अब संकरण के लिए कौन कौन सी कक्षक का प्रयोग किया जाएगा, कौन कौन सी ऑर्बिटल का उपयोग किया जाएगा, तो वो जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए n-1d, ns और np कक्षक या फिर ns, np और nd कक्षक का प्रयोग कर सकता है। और जब संकरण होगा तो संकरण में जाहिर सी बात है संकरण के बाद यौगिक की आकृति आएगी। तो संकरण कौन कौन सा संकरण है, संकरण कितने प्रकार का है, तो उस आधार पर यौगिक की जो ज्यामिति होगी, जो ज्योमेट्री होगी, वर्गाकार समतलीय हो सकती है जिसको स्क्वायर प्लेनर, चतुष्फलकीय हो सकती है टेट्राहेड्रल, या फिर अष्टफलकीय जिसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। वो ये सारी जो ज्योमेट्री है ये डिपेंड करती है किस पे, हाइब्रिडाइजेशन पे। ठीक, जो हमारा चौथा पॉइंट है सेंट्रल मेटल एटम का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्ड बनाने में। ठीक, यानी कि केंद्रीय धातु का जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो उपसा संयोजी बंध बनाने में भाग नहीं लेगा। जो लास्ट है पांचवा पॉइंट, केंद्रीय धातु परमाणु, वो आपका परमाणु के रूप में या फिर आयन के रूप में होगा। तो हमको ये देखना है क्या इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर अयुग्मित मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है यौगिक आपका
अनुचुंबकीय होगा, जिसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और अगर कहीं पे आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब ये हुआ यौगिक की जो प्रकृति होगी वो प्रतिचुंबकीय होगी, जिसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट पे, जो हमारा 5वां पॉइंट था, उसके बाद 6वां पॉइंट, प्रबल लिगेंड। प्रबल लिगेंड जैसे हमारे Cn- हैं, CO हैं आदि होने पर इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के विपरीत भरे जाएंगे। हुंड के नियम के विपरीत यदि उपसंयोजी यौगिक में लिगेंड हमारा प्रबल है तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन आप हुंड के नियम के विपरीत भरेंगे। तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बताते हैं हुंड का नियम क्या है। हुंड का नियम ये है, किसी भी उपकोष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है। किसी भी उपकोष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम। तो हुंड ने यह बताया है कि किसी भी उपकोष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की स्पिन समदिश होती है, समान दिशा में होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ कि हुंड के नियम पे, जैसे मेरे पास यहाँ पे डी उपकोष और डी उपकोष के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये 5 ऑर्बिटल में मान लीजिए हमको इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हमको 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो मैं जो पांचों इलेक्ट्रॉन भरा हूं, पांचों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, समान दिशा में है और सभी के सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। लेकिन अब जब 7वां इलेक्ट्रॉन है, 6वां ये हुआ हमारा और 7वां इलेक्ट्रॉन मेरा ये हुआ, तो ये हुंड के नियम के अनुसार भरे जाएंगे। पहले आप इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अयुग्मित करेंगे और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की स्पिन एक दिशा में होगी। तो इसको हम बोलते हैं हुंड का नियम। क्या बोलते हैं, हुंड का नियम बोलते हैं। ठीक, लेकिन अगर आपका प्रबल लिगेंड है, जैसे आपका Cn- हो जाए, CO हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार नहीं भरे जाएंगे बल्कि हुंड के नियम के विपरीत। अब जैसे 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन को हमको भरना है, तो अगर हुंड का नियम के विपरीत भरेंगे तो कैसे भरेंगे वो समझिए। तो यहीं से हम युग्मित करते हुए चलेंगे। एक को ऊपर दिखाते हैं तो दूसरे को नीचे दिखाएंगे बेटा, एक को ऊपर दिखाएंगे दूसरे को नीचे दिखाएंगे। 4 हो गए, 5वां और 6वां हो गया, 7वां इलेक्ट्रॉन ये है। तो यह हुंड के नियम के विपरीत। यदि इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे जो है 6 हैं, तो कैसे हम हुंड के नियम के विपरीत भरेंगे ये समझते हैं। पहले डी उपकोष के 5 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन अगर हमको हुंड के नियम के अनुसार भरना कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले आप 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को आप अयुग्मित करिए और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की स्पिन क्या करेंगे, समान दिशा में। फिर 6वां इलेक्ट्रॉन हम ये भरेंगे। लेकिन अगर हमको हुंड के नियम के विपरीत भरना है कैसे भरेंगे वो समझते हैं। तो यहीं से हम युग्मित करते हुए चलेंगे, तो इसको बोलते हैं हुंड के नियम के विपरीत। हुंड के नियम के विपरीत, जब उपसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु से लिगेंड अगर आपका प्रबल जुड़ा है तो हुंड के नियम के विपरीत भरा जाएगा, और अगर दुर्बल लिगेंड जुड़ा है तो हुंड के नियम के अनुसार भरा जाएगा। ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है, अंतःकक्षक यौगिक, जिसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अंतःकक्षक यौगिक या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होने पर केंद्रीय धातु संकरण के लिए N-1D, NS तथा NP संकरित कक्षक का प्रयोग करेंगे। यदि यौगिक हमारा अंतःकक्षक है तो इस स्थिति में सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु संकरण के लिए N-1D, NS तथा NP कक्षक का प्रयोग करेगा। कब, जब अंतःकक्षक यौगिक या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है उस स्थिति में सेंट्रल मेटल एटम N-1D, NS तथा NP कक्षक का प्रयोग करेंगे। ठीक, एक बात और, जब कभी आपका अंतःकक्षक यौगिक होगा तो जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा हुंड के नियम के विपरीत भरा जाएगा। याद रखिएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या अंतःकक्षक यौगिक होने पर केंद्रीय धातु संकरण के लिए अंदर वाली कक्षक N-1D, NS तथा NP कक्षक का प्रयोग करेगा और इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के विपरीत भरा जाएगा। ठीक, एक बात और, जो अंतःकक्षक यौगिक होता है इसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या इसको हम न्यून चक्रण यौगिक कहते हैं।
अंतःकक्षक यौगिक जो होगा ये न्यून चक्रण यौगिक होगा, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है FeCN6 4-, तो FeCN6 4- है, तो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो जो Fe है Cn को 6 संकरित कक्षक 6 हाइब्रिड बैकेंड ऑर्बिटल देगा, जिसमें Cn इलेक्ट्रॉन युग्म देकर बंध बनाएगा। चूंकि ये आपका अंतःकक्षक यौगिक है, इसलिए केंद्रीय धातु संकरण के लिए N-1d Ns और Np कक्षक का प्रयोग करेगा, और जब आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये हुंड के नियम के विपरीत भरेंगे। और जब यौगिक में देखेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड होंगे, इसलिए वहां पे जो है यौगिक जो होगा आपका प्रतिचुंबकीय होगा, डायामैग्नेटिक होगा, इसलिए स्पिन जो आपकी निकलेगी बिल्कुल नथिंग निकलेगी, या इसी को हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इसी को बोलते हैं न्यून चक्रण यौगिक। ठीक, आगे नेक्स्ट पॉइंट है बाह्य कक्षक यौगिक, या इसी को बेटा बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बाह्य कक्षक यौगिक जब भी बनेगा या होगा केंद्रीय धातु संकरण के लिए याद रखिएगा NS, NP तथा ND कक्षक का प्रयोग करता है। बाह्य कक्षक या आउटर ऑर्बिटल जब भी कॉम्प्लेक्स बनेगा सेंट्रल मेटल एटम संकरण के लिए NS, NP और ND संकरित कक्षक का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के संकरण में इलेक्ट्रॉन जो होगा हुंड के नियम के अनुसार भरा जाएगा, अकॉर्डिंग टू द हुंड्स लॉ, व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या बाह्य कक्षक यौगिक होगा, इस स्थिति में केंद्रीय धातु परमाणु संकरण के लिए NS, NP और ND कक्षक का प्रयोग करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे तो हुंड के नियम के अनुसार भरेंगे। चूंकि इलेक्ट्रॉन आपके मैक्सिमम अनपेयर्ड होंगे, इसलिए यौगिक को वहां पे हम कहते हैं उच्च चक्रण यौगिक, या इसी की इंग्लिश होती है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस लाइन को फिर से समझेंगे, यदि यौगिक आपका बाह्य कक्षक यौगिक है तो इस स्थिति में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इस स्थिति में केंद्रीय धातु परमाणु संकरण के लिए NS, NP और ND संकरित कक्षक का प्रयोग करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन हमारे होंगे वो हुंड के नियम के अनुसार भरे जाएंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके अयुग्मित होंगे, या इसी को बोलते हैं अनपेयर्ड होंगे। तो उस स्थिति में यौगिक जो हमारा होगा उसको हम बोलते हैं उच्च चक्रण यौगिक, या इसी को बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जैसे एक मेरे पास एग्जांपल है FeH2O6 और 2+, ये है मेरे पास। तो ये जो FeH2O6 2+ है ये हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब एक और महत्वपूर्ण आपका बिंदु है, इसको भी समझेंगे, प्रबल लिगेंड। जब भी प्रबल लिगेंड, जैसे हमारे पास Cn-CO, ये हमारे प्रबल लिगेंड है, इस स्थिति में यौगिक हमारा बनेगा न्यून चक्रण, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा? क्योंकि प्रबल लिगेंड होने पर इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के विपरीत भरे जाते हैं, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपको पेयर्ड मिलेंगे, और जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मिलेंगे तो जो वहां पे स्पिन आएगी वो ना के बराबर आएगी, जिसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इसी को बोलते हैं न्यून चक्रण यौगिक। दूसरा हमारा है दुर्बल लिगेंड। दुर्बल लिगेंड होने पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके जो है अनपेयर्ड होंगे, इसलिए जो यौगिक होगा इसको हम बोलते हैं उच्च चक्रण यौगिक, या इसी को बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब एक बार इन बिंदुओं को हम फिर से अध्ययन करते हैं, इनको समझते हैं। प्रबल लिगेंड होने पर जैसे Cn है, CO है आदि होने पर इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के विपरीत भरे जाएंगे। अंतःकक्षक यौगिक होने पर केंद्रीय धातु संकरण के लिए N-1d NS और NP कक्षक का प्रयोग करेगा, ठीक, और इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे हुंड के नियम के विपरीत भरे जाएंगे, ठीक, और इसे न्यून चक्रण यौगिक कहेंगे। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है FeCN6 4-। बाह्य कक्षक यौगिक होने पर केंद्रीय धातु परमाणु संकरण के लिए NS, NP और ND कक्षक का प्रयोग करेगा। इस प्रकार के संकरण में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार भरे जाते हैं, इसे उच्च चक्रण या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और लास्ट जैसे कि एक एग्जांपल है, अभी मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, FeH2O6 है और 2+ है, ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लास्ट पॉइंट है प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड, इन दोनों को आप जरूर याद रखिए। प्रबल लिगेंड Cn- है,
CO है, और ऑक्सलेट आयन भी प्रबल लिगेंड में ही आता है, तो ये न्यून चक्रण यौगिक होगा। और दूसरा है आपका दुर्बल लिगेंड ClH2O, ये आपके जो है दुर्बल लिगेंड है। इस स्थिति में यौगिक की जो प्रकृति होगी वो जो है आपकी उच्च चक्रण यौगिक होगी, और ये यौगिक आपके अनुचुंबकीय होंगे। संकरण के लिए NS, NP और ND कक्षक का प्रयोग करेंगे, इसको हम बाह्य कक्षक यौगिक भी कहते हैं। बेटा आप लोग जो है इतनी मेहनत करिए कि एक हम आपको इस पे एक जो है डॉक्टर इकबाल का एक शेर सुनाते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इतनी मेहनत कर दीजिए कि ऊपर वाला भी, ईश्वर भी आपसे एक बार पूछे कि बता बेटा तुझे क्या चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।